नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है जीआईसी भूगोल में जो 2018 में प्रश्न आए हुए थे उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल कर लिया था, तो आज हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। जो 21वां प्रश्न आज हमारा है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो पहला है कैलिफोर्निया धारा, दूसरा है क्यूरोसियो धारा, तीसरा है क्यूराइल धारा और चौथा है अलास्का धारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा एक उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। ये जो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है वो फिलीपींस के पास टकरा कर जो है वो मुड़कर दाहिने तरफ उत्तर दिशा की तरफ प्रभावित होती है, जो जापान के पूर्वी तटों के पास तक बहता है। और जो क्यूराइल धारा एक ठंडी जलधारा है जो बेरिंग जलडमरू मध्य से भूमध्य सागर की तरफ प्रभावित होता है और जापान तट के आसपास ये एक दूसरे से टकराते हैं, क्यूरोसियो क्यूराइल धारा, जिससे यहाँ पर जो है प्लैंकटन का उत्पत्ति होती है मछली उत्पादन के लिए, इसलिए यह क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। और आइए हम लोग जो 22वां प्रश्न है उसको देखते हैं। 22वें प्रश्न में कहा गया है कि जो विभिन्न महासागरीय गर्त हैं उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। महासागरीय के जैसे टोंगा, चैलेंजर, रोमसे, नरेश। तो देखिए जो टोंगा गर्त है वो हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो ए का जो है पहला हो जाएगा। चैलेंजर है उत्तरी प्रशांत महासागर में, बी का तीसरा हो जाएगा। और रोमांसे गर्त ए है हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सी का चौथा हो जाएगा। और नरेश जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, बी का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, ठीक है। आइए जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी पदार्थों से, शैवालों से, चट्टानों के रूपांतरण से, रासायनिक अपक्षरण से। तो इसका जो आंसर है शैवालों से। देखिए जो महासागरों में जो निक्षेप होते हैं दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक नैरेटिक निक्षेप कहा जाता है, एक पेलाजिक निक्षेप। जो नैरेटिक निक्षेप होता है वह महासागरीय जो तट होते हैं उनके आसपास देखने को मिलता है। जो पेलाजिक जमाव होते हैं वे शैवालों के जो है जमाव से ये लगभग गहन सागरीय मैदानों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पेलाजिक जमाव उस शैवालों से होता है, ठीक है। ये गहरे समुद्री क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं हमारे, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, डायटम, एम्बीफाइट्स ये सब सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सार्थिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है लाल मृत्तिका, डायटम पंख, लाल पंख, हरा पंख। इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका जो है महासागरों में सर्वाधिक गहराई पर पाया जाता है और लाल मृत्तिका ही है जो संपूर्ण महासागर है उसके सबसे अधिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्राय सागरों के गहनतम भागों में यह नितल मैदान में लाल मृत्तिका पाई जाती है, ठीक है। जो गहनतम भाग होते हैं वहाँ पर ये लाल मृत्तिका देखने को मिलता है। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो लाल मृत्तिका है, ठीक है। और जैसे इसके पहले और जो कार्बनिक में आते हैं जो विभिन्न प्रकार के अभी हम लोगों ने चर्चा किया था पेलाजिक निक्षेपों में शैवालों के द्वारा, वो सब जैविक में आते हैं, ठीक है। और ये सबसे अधिक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। एल्युमिनियम के और लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता होती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था, निम्न स्तर अवस्था। देखिए
जनसांख्यिकी संक्रमण जो सिद्धांत है वे विकसित देशों के अध्ययन पर आधारित है और इसको जो है नोटेस्टीन जो है और थॉमसन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये जनसांख्यिकी जो संक्रमण सिद्धांत है वो किसके, विकसित देशों के ऊपर आधारित है, विकसित देशों के ऊपर आधारित है। ठीक है, यह बताता है कि कोई भी समाज जो है जब विकास कर रहा होता है तो उसमें जनसंख्या अर्थात उनकी जनसांख्यिकी में क्या परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया जो जनसांख्यिकी संक्रमण होता है वह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता है वैसे वैसे उसकी जनसांख्यिकी बदलती जाती है। ठीक है, तो ये इसके जो है विभिन्न अवस्थाओं, जैसे जो नोटेस्टीन थॉमसन थे इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की। ठीक है, और विद्वानों के द्वारा 4 अवस्थाओं की, फिर बाद में 5 अवस्थाओं की। ठीक है, पूछा जाता है जो 5वां अवस्था है किसने, तो क्लार्क महोदय ने जो है 5वीं अवस्था को जो है बताया था। ठीक है, तो इस तरह जो है अल्प विकास की जो अवस्था, जो पहली अवस्था होती है उसे उच्च स्थिर अवस्था कहते हैं, क्योंकि वहाँ जन्म दर बहुत उच्च होता है और मृत्यु दर भी बहुत उच्च होता है, जिससे वहाँ की जो जनसंख्या होती है ये स्थिर अवस्था, बहुत उच्च स्थिर अवस्था कहा जाता है। क्योंकि यह समाज बहुत कृषि समाज होता है, वहाँ पे जनघनत्व तो कम होता है। ठीक है, और बड़े परिवार को ही पूंजी माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था होता है वो कृषि प्रधान अवस्था होती है, अल्प विकसित होती है। ठीक है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, जिस प्रकार वहाँ पे जो मृत्यु दर है वह भी अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके संबंध में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है इंडोनेशिया है, म्यांमार है, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका जो आंसर है वो सी है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया को जो है इसके मलेशिया में परंपरागत अधिवास को हम कामपुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अनेक परिवहन मार्गों का जो मिलन स्थल होता है, मान लीजिए कोई परिवहन मार्ग इस तरह गुजर रहा है, कोई इस तरह गुजर रहा है, कोई इस तरह गुजर रहा है, कोई इस तरह गुजर रहा है। ठीक है, तो जब किसी स्थान पर कई परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे तारा प्रतिरूप का विकास होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, जो जहाँ पर कई मार्ग आकर किसी स्थल पर मिलते हैं तो वहाँ पे तारा प्रतिरूप जो है अधिवासों का विकास होता है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटतम पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप क्या होगा। तो देखिए निकटतम पड़ोसी अनुपात, इसको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं। इसका जो प्रतिपादन है यह किया गया था इवांस और क्लार्क महोदय के द्वारा 1954 में। जो है नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस को जो है इवांस, ठीक है, इवांस और क्लार्क महोदय के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो इसका मान होता है वह 0 से लेकर 2.15 तक होता है। ठीक है, जिसमें 0 जो होता है, जिसका मान आता है वो क्लस्टर प्रकार का सेटलमेंट डेवलप करता है। जो 1 होता है वो रैंडम जो है अधिवास का डेवलप करता है, और जिसका मान 2.15 आता है वह समरूप अधिवास का निर्माण करता है। तो इसमें पूछा गया है कि 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप क्या होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो प्रतिरूप होगा वह समरूप होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2.15 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वह रैंडम से रेगुलर की तरफ इसका विकास होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह बी होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसकी व्याख्या भी किया गया है। ठीक है, कि आर्यन 1 होने पर रैंडम, ठीक है, और 0 होने पर क्लस्टर होता है, 0 से 1 के बीच होने पर क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह इसका सब दिया गया है व्याख्या। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्रुस्क,
मैग्नेटोगोर्स, क्लीवलैंड, तेहरान। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये प्रशासनिक नगर है, न कि खनन नगर है। जबकि मैग्नेटोगोर्स कुर्स्क ये रूस के जो है क्षेत्र है। पूछा जाता है कहाँ पे हुए, कहाँ के खनन नगर है, तो ये रूस के हैं। ठीक है, ये लौह अयस्क के केंद्र, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। क्लीवलैंड ये यूएसए में है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का खनन नगर है अब, लेकिन वर्तमान में वीरान हो चुका है, जिस कारण इसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें विभिन्न जो है विचारधाराएं दी गई हैं और उनको जो है मिलान कराने के लिए दिए गए कि कौन से विचारधारा किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो पहला है कि प्रत्यक्षवादी जो भूगोल है वह किसके द्वारा, तो प्रत्यक्षवादी आगस्ट काम्टे के द्वारा, आचारपरक विलियम क्रिक के द्वारा। ठीक है, मानवतावादी ईफी त्युआन के द्वारा और नवनियतिवादी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, जिसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, नवनियतिवाद को। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा। ठीक है, और आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था, इसका प्रतिपादन किया गया था पर्ल और रीड के द्वारा। ठीक है, लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का विचारक सर्वप्रथम क्यूलेट द्वारा माना जाता है। इन्होंने 1835 में, वरहालस्ट ने 1838 में दिया था। ठीक है, अमेरिका में लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को सही और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने को जो श्रेय जो हो वो रेमंड पर्ल और लायल रीड को जाता है। ठीक है, इन्होंने लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक है, लेकिन इसको सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा विचार व्यक्त किया गया, तो क्यूलेट महोदय थे, जिन्होंने 1835 में लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को पर अपना विचार दिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रिचर्ड हार्टसोन, ए जो है परिभाषा दिया गया रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा। यह सबसे मान्य परिभाषा है रिचर्ड हार्टसोन का, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसे पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कार्ल रिटर की जो पुस्तक लिखा गया है उसे अर्धकुंडे कहते हैं। वान हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखा गया उसे हम लोग कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा अवस्थित है, तो नाथुला दर्रा जो अवस्थित है वो कहाँ पे है, वो सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में अवस्थित, यह भारत और चीन के तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, यह महान एवं पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है गोंड, नागा, टोडा, थारू। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह किरात वंश से संबंधित, अगर पूछा जाता है कि थारू जनजाति किस वंश से संबंधित है, किरात वंश से। ठीक है, इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। पूछा जाता है संयुक्त परिवार का प्रथा किसमें प्रचलित है, तो थारू जनजाति में। ठीक है, और जो गोंड जनजाति है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांता, दुर्ग जिले में देखने को मिलती है। जो नागा जनजाति है वो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यतः नागालैंड में देखने को मिलता है। जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु के नीलगिरी व उटंग मंडल पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनजातियाँ और उनसे संबंधित राज्यों को उनके सम्मुख लिखा गया है, तो इसमें कौन लिखा गया सम्मिलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश आपातानी सही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे मिसमी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर में जो है हांजी, ये भी सही है, ये भी सही है। मेघालय में खासी, यहाँ पे मेघालय में जैसे जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और हो जनजाति है वो जो है झारखंड में देखने को, क्योंकि झारखंड में देखिए संथाल, मुंडा, हो इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसका पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। ठीक है,
क्योंकि हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से पाई जाती हैं, और संथाल है आपका। ठीक है, संथाल है, फिर आपका क्या है, फिर आपका मुंडा है। ठीक है, वहाँ पे मुंडा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोगों ने देखा है प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी के द्वारा अवध मैदान का निर्माण होता है, निर्मित होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। घाघरा नदी के द्वारा मुख्य रूप से अवध मैदान का निर्माण होता है। इसका जो उद्गम है तिब्बत के पठार के माप चांगचुंगो हिमनद से होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेशों में करनाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करनाली के नाम से, और मैदानी भाग में घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसके जो ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है। ठीक है, पूछा जाता है कि घाघरा किन किन जिलों के बीच सीमा बनाती है, तो लखीमपुर और बहराइच के बीच में। ठीक है, सीतापुर में इसे काली नदी आकर मिलती है, ये काली नदी इसकी सहायक नदी है। साथ ही साथ गोरखपुर में राप्ती मिलती है और छोटी गंडक। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं राप्ती हैं, काली नदी है और गंडक नदियाँ हैं। ठीक है, अयोध्या में घाघरा नदी को हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सरयू जो है वो पूछा जाता है कि अयोध्या नगर किस तट पे बसा हुआ है, तो सरयू नदी, सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ करनाली और मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। इसके जो ऑप्शन हैं OH की स्पेट, HG चैंपियन, RL सिंह, मोहम्मद शफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है HG चैंपियन। ठीक है, HG चैंपियन ने जो है भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना बनाई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम HG चैंपियन के द्वारा 1936 में जो है प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ जो है GS पुरी, लेग्रिश, चिमियोन, सेठी, अन्य जो है विद्वानों ने भी भारत की वनस्पतियों को वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। SN नेगी ने 1990 में भारत की वनस्पतियों को वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चैंपियन ने पूछा जाता है किन के आधारों पर प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण, तो यह तापमान के आधार पर इन्होंने 4 प्रमुख वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भारतीय वनों को वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, चैंपियन जी ने। किन आधारों पर, तापमान के आधार पर। कितने वर्गों में, 4 प्रमुख वर्गों में इन्होंने बांटा। फिर इन्होंने पुनः जो है वर्षा एवं आर्द्रता को भी आधार बनाया। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने 15 मुख्य और 136 उपखंडों में बांटा इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह कितने प्रश्न बन सकते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय वनों को वर्गीकरण चैंपियन के द्वारा किसके आधार पर, तापमान के आधार पर 4 प्रमुख, फिर बाद में इन्होंने वर्षा आर्द्रता के आधार पर 15 और 136 उपखंडों में विभाजित किया। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि जो अगस्ता मलाई है, जमुना आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए केरल है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा केरल है, क्योंकि अगस्ता मलाई जो जलमंडल है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे जीवमंडल रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिम घाट में स्थित नहीं है। इसमें कहा गया है कि कौन सा स्थित नहीं है पश्चिम घाट में। तो ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरवन, साइलेंट घाटी। हम लोग को पता है जो सुंदरवन है वो भारत में जो है, भारत की जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा पश्चिम बंगाल में जो है एक सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंग्रोव प्रधान क्षेत्र है। सुंदरवन क्या है, मैंग्रोव वन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यह भारत और बांग्लादेश में स्थित है, विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करता है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष देखने को मिलते हैं, इन्होंने को सुंदरवन इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम होता है, कहाँ पे। तो ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
तो इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे अधिक उत्पादन देखने को मिलता है प्रति एकड़। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 40 प्रश्नों को देख लिया। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं कि जिप्सम जो है उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है, किसमें एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन दिए हैं गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है जिप्सम का। यह कैल्शियम और हाइड्रेट का सल्फाइड जो है से मिलकर बना होता है, जो चूना पत्थर और बलू पत्थर सेल चट्टानों में पाया जाता है। पूछा जाता है कि जो जिप्सम है कितने प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो चूना पत्थर में और बलुका पत्थर के सेलों में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम जो है कैल्शियम और हाइड्राइड सल्फाइड का ऑक्साइड है। ठीक है, इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट और सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग अमोनियम सल्फेट और सीमेंट बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान के लगभग 95% जिप्सम जो है भारत का राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 21 प्रश्नों को जो है देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं और अधिक से अधिक आप सब तक अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।